एंड इफ वी आर यूजिंग द सेम मेटल एक्टिव इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड भी है रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लाइक एग्जांपल जिंक ले लिया, देन स्लैश Zn2 प्लस, ये जो स्लैश है बार है वो रिप्रेजेंट करता है दो डिफरेंट फेज के सेपरेशन को, ये सॉलिड ये एक्वस, ये डिफरेंशिएट करता है। इफ बोथ आर एक्वस देन वी डू नॉट सेपरेट बाय बार, फिर हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। देखते हैं वो भी हम एग्जांपल जब आगे आएंगे। ये प्लेटिनम लेट्स से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H प्लस, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड इनर्ट है, पहले इलेक्ट्रोड लिखना है लेफ्ट मोस्ट, देन राइट मोस्ट एनोड के रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाता है आयंस, आयंस ऑफ व्हाट, आयन ऑफ इलेक्ट्रोड, आयन ऑफ एनोड, देन डबल बार which represents salt bridge, clear, then let's say we are using copper here, Cu2 plus Cu, यहाँ पर मैं जस्ट एज्यूम कर लेता हूँ कुछ भी एक एग्जांपल Ag plus Ag, so the convention is leftmost we need to draw the electrode anode, rightmost यहाँ पे तो एनोड आ गया, एंड द राइट मोस्ट वी नीड टू ड्रॉ कैथोड, ये कंपल्सन है, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आयंस नियर द सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड एनोड का आयन, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड कैथोड का आयन, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें हम और भी इंफॉर्मेशन देना चाहें, वी कैन राइट electrolyte which present in the salt bridge, second we can write concentration of this H plus, we can write this pressure of H2 gas if gases are involved, हम और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं चाहें तो, क्लियर, इट डिपेंड्स कि हमें क्या बताना है या क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है। चलो किसी को कोई डाउट यहाँ तक? फिर एक हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखा था, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन EMF of any half cell। जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड बोले हाफ सेल बोले एक ही बात है, दूसरे हाफ सेल या दूसरे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे तो उनको कनेक्ट करने पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रेफरेंस हो गया, वो बेस हो गया, हमने ये एज्यूम किया ना वो ऑक्सीडाइज होगा ना रिड्यूस होगा खुद से, वो दूसरे जब ऑक्सीडाइज होंगे तो उसे रिड्यूस करेंगे, दूसरे खुद रिड्यूस होंगे तो इसे ऑक्सीडाइज करेंगे। तो रेफरेंस ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड लेवल मान लिया, जैसे ग्राउंड लेवल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कंसीडर्ड टू बी जीरो, उससे रिडक्शन, किसी को कनेक्ट किया गया है वो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किसी को कनेक्ट किया और वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव। देन वी हैड आल्सो सीन ERP of any half cell is basically minus of EOP, reduction potential tendency to accept electron, oxidation potential tendency to lose electron, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी 0.5 वोल्ट है तो ये -0.5 हो जाएगा, ये -0.3 है तो ये +0.3 हो जाएगा, तो दोनों टेंडेंसी सेम होगी, लेने और देने की सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। प्लस है मतलब पॉजिटिव, वो एक्चुअली वो प्रोसेस होगा, माइनस है मतलब उसका अपोजिट प्रोसेस होगा। यदि आरपी -0.3 है मतलब रिडक्शन नहीं होगा, उसके बजाय ऑक्सीडेशन प्रिफर्ड होगा। क्या यहां तक अभी किसी को डाउट? इतना क्लियर है सभी को? इज दैट ओके? आकाश, अनुराग, अपूर्व, अथर्व क्लियर है? यस सर। यस सर। Then we had also seen this formula, EMF of any cell equal to ERP of cathode minus ERP of anode, ये भी हमने देखा था, क्लियर? इसको हमने तीन फॉर्म में लिखा था, ओपी लिखोगे तो जस्ट अपोजिट होगा, ये ओपी आएगा तो यहाँ माइनस की जगह प्लस और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, या ERP of cathode प्लस EOP of anode ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। सर ये नहीं समझा था। क्या नहीं समझा था? अभी जो आपने लिखा था वो। ये लास्ट लेक्चर में नहीं समझ में आया था? नहीं सर। चलो देख लो, एक मिनट बताता हूँ। ई सेल, EMF of cell, EMF of cell is the tendency to flow electron in the outer circuit। outer circuit में
एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। जो कैथोड होता है, कैथोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। जिस पे रिडक्शन रिएक्शन होगा वो कैथोड होगा। तो कैथोड के रेड्यूस होने की टेंडेंसी प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर एनोड। देखो हमारे पास दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस 1, सब्सटेंस 2, एक एनोड है, एक कैथोड है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की टेंडेंसी और इसके इलेक्ट्रॉन को पुश करने की टेंडेंसी, द ओवरऑल टेंडेंसी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन विल बी tendency to donate electron by the anode and the tendency to accept electron by the cathode। दोनों टेंडेंसी को ऐड कर दोगे, ओवरऑल टेंडेंसी आ जाएगी नॉट आरपी ऑफ कैथोड प्लस नॉट ओपी ऑफ एनोड। ओवरऑल टेंडेंसी मिल जाएगी हमें। बस यही फॉर्मूला है। फिर तो प्लस माइनस चेंज करते जाओ, ओपी को आरपी लिखा तो माइनस साइन। क्लियर है अभी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ बोथ आर सेम, वो जस्ट टेंडेंसी को शो करते हैं जिसे वोल्टेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो सर सी को प्लस माइनस नहीं समझा रहा। क्या प्लस माइनस वाला नहीं समझ आता सर। अभी समझ में आ गया? सर थर्ड स्टेटमेंट फिर से बता दीजिए। बस ये होता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ मेरे ऊपर जाने की टेंडेंसी 5 यूनिट है तो नीचे आने की टेंडेंसी -5, डोनेट करने की टेंडेंसी प्लस है तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी माइनस। ईआरपी इक्वल टू माइनस ऑफ ईओपी किसी भी एक सब्सटेंस के सर लिए। क्लियर है। जिंक का अपना जो आरपी होगा वो उसके खुद के ओपी से माइनस होगा। हाँ मैं यहाँ पे कॉपर का लिखूं, यहाँ पे जिंक का लिखूं, दैट इज मीनिंगलेस। क्लियर? मतलब मेरा कुछ वेट है, मैं ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे जा रहा हूँ, मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। मैं फोर्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आऊंगा, मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो एक बार प्लस एमजीएच, दूसरी बार माइनस एमजीएच। बट मेरे पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा नॉट नेसेसरी कि तुम्हारे भी पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही चेंज हो। तुम्हारा मास अलग है, हर किसी की अपनी टेंडेंसी अलग है। बट हाँ तुम्हारा ऊपर जाने पे एनर्जी जो बढ़ा है उतना ही तुम्हारा नीचे आने पे एनर्जी कम होगा, ये डेफिनेट है। तो दिस इज फॉर अ गिवन हाफ सेल। यदि ये जिंक के लिए तो ये भी जिंक, ये कॉपर के लिए तो ये भी कॉपर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जिंक और यहाँ पे आयरन ले लिया, अलग अलग नहीं लेंगे। चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग है अब इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें हम जनरली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। यार अब क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। लास्ट लेक्चर, लास्ट हेडिंग, whenever any half cell under standard condition of temperature, pressure and concentration 1 molar, temperature 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार, इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर कोई भी हाफ सेल जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया जाता है, and in that situation whatever the EMF of the cell is basically standard EMF. तो EMF नॉट आरपी नॉट ओपी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके कैलकुलेट किया जाता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, और उन्हीं को यदि हम एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें बहुत काफी हेल्पफुल है ये। हमें ये प्रेडिक्ट करने को मिलता है कि यदि हमने दो हाफ सेल लिए तो उसमें से एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, and we can select different half cell as per our requirement of voltage। हम कितना वोल्टेज क्रिएट करना चाहते हैं, कितना पावर क्रिएट करना चाहते हैं, कितना ईएमएफ क्रिएट करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे हम दो हाफ सेल को पता कर सकते हैं। हमारे पास 100 हाफ सेल्स हैं, उनका एक हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल गया, इसका इतना चलो, तो हमें कितना चाहिए, 2 वोल्ट चाहिए, तो ये दो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक सीरीज से हमें काफी हेल्प मिल जाती है एक रिएक्शन प्रेडिक्ट करने में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा वो प्रेडिक्ट करने में। क्लियर? तो कुछ वैल्यूज हैं जो हमें रिलेटिव वैल्यूज याद रखनी होंगी, मैं लिखा देता हूं बोर्ड पर। देखो ये ऐसा लिखा है ना, Li प्लस Li, मतलब Li प्लस रिएक्शन में एक रिएक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ, Li प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Li, ये इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल। हम नॉट आरपी लिख रहे हैं सभी का, तो कुछ वैल्यूज हैं जो मैं लिख रहा हूं ताकि कंपैरिजन में थोड़ा सा ध्यान रहे हमें। इनका वैल्यू तुम्हें ध्यान हो या ना हो, रिलेटिव ऑर्डर जरूर ध्यान रखना है, किसका कम है किसका ज्यादा है। कॉपी कर लो, वैल्यूज शायद उतने मैटर नहीं करते हैं, बट मैटर उनका रिलेटिव ऑर्डर थोड़ा याद रखना है हमें।
हो गया कॉपी? देखो ये सारे के सारे ई नॉट आरपी है, ई नॉट ओपी होता तो माइनस की जगह से प्लस और प्लस की जगह माइनस हो जाता, इतना डिफरेंस आता। नाउ इन दिस केस SHE has zero रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको बेसिस ले लिया गया। जब तुम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को Fe3 प्लस Fe इस हाफ सेल से कनेक्ट करोगे तो बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो होगा 0.04 वोल्ट। माइनस का मतलब ये हमने रिडक्शन पोटेंशियल निकाला इसका, बजाय इसके रिडक्शन के रिएक्शन विल बी अपोजिट, Fe3 प्लस में जा रहा होगा। हमने जो assumption लिया ना Fe3 प्लस Fe, बजाय इसके रिएक्शन अपोजिट हो रहा हो, पोटेंशियल डिफरेंस इतना जनरेट होगा। क्लियर? तो SHE के ऊपर जो भी है, मतलब जो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होगा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का, ये वाले हाफ सेल they act as anode, they will undergo oxidation change on connection with SHE। पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू SHE, मतलब वो जब भी SHE से कनेक्ट होंगे they will undergo reduction change। कॉपर टू प्लस कॉपर में Ag प्लस Ag में रिडक्शन चेंज होगा और यहाँ पे अपोजिट रिएक्शन होगा। क्लियर है इतना? तो नेगेटिव आरपी मतलब उनका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ऑन कनेक्शन विद SHE। अब एक क्वेश्चन ये आता है, चलो अभी तो SHE से कनेक्ट किया, अब इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो रिड्यूस कौन होगा, ऑक्सीडाइज कौन होगा? क्या लगता है? आंचल, आदित्य, अभिषेक बताओ। when you connect zinc with Fe2 plus Fe, which one will undergo oxidation and reduction change? अभिषेक, आंचल, आदित्य, एनी वन ऑफ यू प्लीज। इन दोनों में किसका आरपी ज्यादा है? अनम्यूट करो, कोई तो अनम्यूट करो, 3 लोगों के नाम लिए हैं। डजंट मैटर, आंसर आए ना आए कुछ भी। हाँ अभिषेक, किसका आरपी ज्यादा है इन दोनों Fe2 में? plus इसका Fe2 आरपी plus Fe। ज्यादा है, माइनस हाँ -0.44 इज ग्रेटर देन -0.76। यदि इसका आरपी ज्यादा है तो जिसका आरपी ज्यादा वो रिड्यूस होगा और जिसका आरपी कम ऑक्सीडाइज होगा। तो व्हेनेवर वी कनेक्ट टू हाफ सेल, क्लियर, तो डेफिनेटली एक का आरपी ज्यादा होगा, एक का आरपी कम होगा, चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। जिसका आरपी ज्यादा वो रिड्यूस, जिसका आरपी कम वो ऑक्सीडाइज। oxide। तो डेफिनेटली जिसका आरपी कम है तो उसका ओपी ज्यादा रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव साइन का तो डिफरेंस है। तो यहाँ पर -0.04 इज ग्रेटर देन -0.304, तो इन दोनों को कनेक्ट करोगे ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज। इज दैट ओके? यस सर। यार तो ऐसा नहीं कि जिनका नेगेटिव है वो रिड्यूस नहीं हो सकते हैं, डिपेंड करेगा, वो भी रिड्यूस हो सकते हैं यदि उन्हें किसी और ज्यादा ओपी वाले से कनेक्ट कर दिया। ये रिड्यूस हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू SHE, बट ऐसा नहीं कि ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते हैं, दे कैन आल्सो अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज। यदि हमने इन दोनों को कनेक्ट किया Ag ऑक्सीडाइज होगा और Cl2 रिड्यूस होगा। तो डिपेंड करता है किसको किससे कनेक्ट किया जा रहा है। क्लियर? एक का रिड्यूस होने की टेंडेंसी 2, दूसरे की 5, तो डेफिनेटली 5 वाला पहले रिड्यूस होगा और 2 वाला ऑक्सीडाइज होने लगेगा। कोई डाउट इसमें भी? समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं इससे हम? चलो, यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
ध्यान रखना है इसमें मैग्नीट्यूड कंपेयर नहीं किया जाता है, साइन के साथ कंपेयर किया जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि 0.34 से -0.76 बड़ा है तो -7.6 छोटा ही होगा, साइन कंसिडर करना रहता है। It is used to predict anode and cathode of the cell. तुम्हें बोला गया दो हाफ सेल है, which one is anode, which one is cathode, हमें प्रेडिक्ट करना है। तो हम इससे पता कर सकते हैं जिसका E नॉट आरपी ज्यादा वो रिड्यूस होगा मतलब कैथोड, जिसका E नॉट ओपी ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा एनोड। रिडक्शन चेंज चाहो तो यहाँ पर कैथोड लिख सकते हो ना ब्रैकेट में, कैथोड रिडक्शन चेंज के बाद अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज और इसके बाद एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन कैथोड पे रिडक्शन। सेकेंड, टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल। हमें मेटल्स की एक्टिविटी को कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा एक्टिव मेटल है, कौन सा कम एक्टिव मेटल है, तब हम यूज करते हैं। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा एक्टिव मेटल होगा, ये तो हमें पता है। अब क्वेश्चन आता है विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओपी और आरपी। अथर्व, अथर्व गौली, अथर्व शेवाले, क्या लगता है जब ओपी ज्यादा होगा तो ज्यादा एक्टिव मेटल होगा या आरपी ज्यादा होगा तो ज्यादा एक्टिव मेटल होगा? अनम्यूट करो दोनों पहले। मेटल हैज टेंडेंसी ऑफ व्हाट, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन? लूज इलेक्ट्रॉन। और लूज इलेक्ट्रॉन में ओपी आएगा या आरपी आएगा? ओपी। ठीक है, म्यूट कर लो। To compare relative activity of metal, more active metal is that which has higher value of OP, oxidation potential, और नॉन मेटल की एक्टिविटी को कंपेयर करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल। लास्ट सेंटेंस पढ़ोगे समझ में आएगा, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं वैसे वो।
Larger the E naught RP, greater the tendency to undergo reduction change. Larger the E naught OP, greater the tendency to undergo oxidation change. चलो कॉपी हो गया है। प्रथमेश, प्रतीक, ऋतुजीत, रिया। हो गया सर। लास्ट में एक काम करो, सिर्फ इतना और ऐड कर लो लास्ट पॉइंट में। undergo reduction change means it has tendency to undergo reduction change. It can oxidize other good oxidizing agent और एक good reducing agent। तो मुझे एक पूरा सेंटेंस नहीं लिखाना पड़ेगा ना फिर। जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोर्थ पॉइंट अभी के लिए लिख लो, जब इसका एप्लीकेशन आएगा आगे तब मैं बताऊंगा कि क्या है। ये वैल्यू मैंने पहले भी बताया, अभी और बता रहा हूं।
काफी जगह यूज आते हैं, इसको याद रखना ना, स्पेशली 3-4 वैल्यू। हाइड्रोजन का 0 होता है, कॉपर, जिंक, Ag प्लस 0.34 माइनस 0.76 प्लस 0.80। क्वेश्चन है, कैन बी स्टोर अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO इन जिंक पॉट फर्स्ट, क्या जिंक पॉट में से स्टोर किया जा सकता है? सेकंड, क्या सिल्वर पॉट में उसे स्टोर किया जा सकता है? तुम्हें आंसर यस और नो में विथ मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ समथिंग रिपोर्ट करना है। लॉजिक, बेसिक लॉजिक इतना है, हम किसी भी सॉल्यूशन को उस पॉट में स्टोर नहीं कर सकते जिससे वो रिएक्ट कर जाए। मुझे स्टोर करना है किसी एक सब्सटेंस को एक पॉट में, वो पॉट से ही रिएक्ट कर गया तो स्टोर कैसे होगा? तो केमिकल रिएक्शन होकर कुछ और ही बन जाएगा, हो सकता है पॉट ही मेल्ट हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। तो हम हमेशा जब भी किसी चीज को स्टोर करते हैं ऐसे पॉट में करते हैं कि उससे रिएक्शन ना हो। सर 4th पॉइंट क्या है? सॉरी, 4th पॉइंट क्या है? टू कैलकुलेट pH, KSP एंड इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये इस चैप्टर में डिटेल में आगे आएगा, तब पता लगेगा ना। अभी के लिए सिर्फ वो पॉइंट लिखना था, दैट्स इट। आंसर आया किसी का? मतलब यदि तुम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे हो तो आंसर तो पढ़ के ही बता सकते हो फिर। यू डोंट नीड टू सॉल्व एनीथिंग। सॉल्व करो, अच्छी बात है, बट हाँ अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो। तेजस क्या है आंसर? ए में स्टोर नहीं कर सकते और बी में कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो पॉसिबल रिएक्शन होगा वो होगा ये। We have copper in +2 form, zinc 0, Ag 0। तो हमारे पास Zn2 प्लस और Ag प्लस तो प्रेजेंट ही नहीं है। रिएक्टेंट होगा Cu2 प्लस Zn, ये पॉसिबल रिएक्शन हो सकता है। Cu2 प्लस Ag, ये पॉसिबल रिएक्शन हो सकता है। अब तुम्हें ये देखना है क्या रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं, दोनों का ई सेल निकाल के देख लेते हैं। ई सेल जो रेड्यूस हो रहा है उसका आरपी लिया प्लस साइन के साथ, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका आरपी ले लिया माइनस साइन के साथ। ईआरपी ऑफ कैथोड माइनस ईआरपी ऑफ एनोड। रेड्यूस हो रहा है कॉपर, सारे के सारे ईआरपी। कॉपर का कितना है 0.34 माइनस जिंक, तो 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76, ये आ रहा है 1.1 वोल्ट। अब फर्स्ट और थर्ड देख लेते हैं। कॉपर हो रहा है रिड्यूस और ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो इसे माइनस कर दो, तो ये आ रहा है 0.34 0.46 विथ माइनस साइन। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव ईएमएफ, यहाँ पे नेगेटिव ईएमएफ। नेगेटिव ईएमएफ मतलब क्या हुआ? रिएक्शन इज नॉट गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बजाय उसके रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है यदि ये सब्सटेंस रहे तो। मतलब ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नेगेटिव टेंडेंसी होना मतलब रिएक्शन नहीं होना। और वी कैन से नेगेटिव टेंडेंसी मींस इट इज द रिएक्शन कैन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन इफ वी हैव दिस टू सब्सटेंस। ये दोनों रिएक्ट करके ये बना सकते हैं, ये दोनों रिएक्ट करके ये नहीं बना सकते। यहाँ पे प्लस आया है तो रिएक्शन हो सकता है। क्लियर? तो फॉरवर्ड में पॉसिबल है, बैकवर्ड में माइनस होगा तो पॉसिबल नहीं है। तो जहां पर भी मतलब पॉजिटिव एमएफ रिएक्शन होगा, नेगेटिव एमएफ रिएक्शन नहीं होगा। मैं लिखा देता हूं इसे भी नोट करके।
तो जिंक पॉट में रिएक्शन हो जाएगा, हम स्टोर नहीं करेंगे। सिल्वर पॉट में रिएक्शन नहीं होगा, हम स्टोर कर पाएंगे। इज दैट ओके? कैसे ईएमएफ निकाला? ईआरपी कैथोड माइनस ईआरपी एनोड। स्वयं प्रकाश क्लियर है इतना? स्वाति, सुयश? Yes, sir. Yes, sir. देखा जाए तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहां से स्टार्ट होता है मेनली। अब तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, बेसिक्स था। मैं नहीं बोलूं कि क्वेश्चन नहीं बनता है, जितना हमने अब तक किया यदि वो नहीं समझा होगा तो आगे चीजें डेफिनेटली नहीं समझ में आएंगी। क्लियर? बट ओरिजिनल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब यहां से स्टार्ट होता है। इवन जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है अभी, उसका कुछ फंडामेंटल्स हमने 9th-10th में भी पढ़ा होता है। रिएक्टिविटी सीरीज बजाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के वहां पे नाम दे दिया जाता है रिएक्टिविटी सीरीज, बट मोर एप्रोप्रिएट वर्ड इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। गिव्स फ्री एनर्जी। सबसे पहले तो मैं इसे डिफाइन करता हूं, जो 12th में 11th में हमने देखा था थर्मोडायनेमिक्स में। क्या होता है ये गिव्स फ्री एनर्जी? एनीवन? स्वप्नाली, स्वाति, देवदत्ता, कोई भी बताओ। व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी? डिफाइन करो, कैसे डिफाइन किया गया था या क्या यूज था इसका? स्वाति अनम्यूट करो। हाँ सर। क्या होता है? सर अगर डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, और अगर सो बेसिकली हमें बेसिक आइडिया इतना है, डेल्टा जी इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी व्हिच हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किस डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, किस डायरेक्शन में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन खुद से होगा या नहीं होगा। यदि डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो रिएक्शन खुद से होता था, डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन खुद से नहीं होता था। At the same time, we have one basic definition of delta G. It is the maximum useful work, that is non-pressure volume work, non-PV work, maximum useful work that can be derived from the system. देखो, किसी भी सिस्टम में जब हम प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, वी कैन एक्सट्रैक्ट सर्टेन वर्क फ्रॉम द सिस्टम, हम उससे कुछ एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डेल्टा जी का एक डेफिनेशन ये भी होता है, वो मैक्सिमम यूजफुल वर्क जो सिस्टम से डिराइव किया जा सकता है, सिस्टम से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, एंड दैट शुड बी नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अच्छा, जब सिस्टम प्रोसेस परफॉर्म करता है ना, उसका प्रेशर वॉल्यूम चेंज होता है। एक वर्क होता है माइनस पीडीवी इंटीग्रेशन, विच इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। वो प्रोसेस को परफॉर्म करने में यूज आ रहा है, हम उसको कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। बट जब लेट से टरबाइन है, उस पर हाई प्रेशर से वाटर फॉल हो रहा है, वो रोटेट हो रही है,
तो रोटेशन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है दैट इज नॉन पीवी वर्क, दैट इज यूजफुल वर्क एंड वी कैन यूज दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी समवेयर एल्स। हम कहीं और ले जाके उसे यूज कर सकते हैं, वो हमारे काम का है। तो कितना हम उससे डेल्टा, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करें वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा डेल्टा जी का। यदि डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब सिस्टम से एनर्जी बाहर आ रही है, हमारे लिए यूजफुल है। तो डेल्टा जी नेगेटिव मतलब वो प्रोसेस खुद से हो रहा है, हमें एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो यह उसका जो सिग्निफिकेंस होता है ये होता है, ये पढ़ा भी होगा 11th में, नहीं भी पढ़ा है तो अभी ध्यान रखना है। चलो हम बात कर रहे थे नॉन पीवी वर्क की। डेल्टा जी को हम लिख सकते हैं Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इतना पढ़ा है हमने इलेक्ट्रिकल वर्क में? इसको और थोड़ा सा बेसिक लिखता हूं। डेल्टा जी इज इलेक्ट्रिकल वर्क, हमारे स्पेशली हमारे केस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्या इलेक्ट्रिकल वर्क को हम क्यू भी लिख सकते हैं क्या? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो चुका होगा अब तक तुम्हारा फिजिक्स में। Am I हाँ, right? Q इंटू V इलेक्ट्रिकल वर्क, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चलो चार्ज देख लेते हैं हम जब भी एक बैलेंस रिएक्शन लिख रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, F is the charge on 1 mole of electron, Faraday's constant। yeah? तो ये भी मैं डिफाइन करूंगा वैसे भी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इनटू V पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी जगह पे आ जाता है EMF ऑफ सेल। क्लियर? इसकी जगह पे आ जाएगा EMF ऑफ सेल। नाउ वी नीड टू पुट वन नेगेटिव साइन हियर। नेगेटिव साइन का पुट क्या है? यदि EMF पॉजिटिव है, हम सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी को बाहर ले पा रहे हैं, EMF जनरेट कर रहे हैं, तो सिस्टम के लिए नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज फॉर सिस्टम, दिस इज फॉर अस। सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है मतलब खुद स्पॉन्टेनियस चेंज है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, चेंज खुद से होगा। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव साइन का रेफरेंस आता है। डेल्टा जी इज इलेक्ट्रिकल वर्क, क्यू भी सिर्फ एक नेगेटिव साइन रखा है ताकि वो हम मैच कर सकें सिस्टम के लिए, ये हमारे लिए। तो डेल्टा जी हो गया हमारे पास माइनस NFE सेल। इफ यू राइट डेल्टा जी नॉट तो यहाँ पे E नॉट सेल आ जाएगा, इतना डिफरेंस आएगा। N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, F चार्ज ऑन 1 mole electron which is 96500 कूलम पर मोल और पर ग्राम इक्विवेलेंट। इसे फेराडेज कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या ये भी पढ़ा है फिजिक्स में तुमने, फेराडेज कांस्टेंट? धनंजय, फेराडे कांस्टेंट हुआ है नहीं हुआ है फिजिक्स में? नहीं सर, नहीं। ठीक है, चलो। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू होता है 96500 और ये भी कैलकुलेशन कर सकते हो ना। 96500, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19, एक मोल में होंगे 6 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन। When you solve this thing, you will get 96500 कूलम पर ग्राम इक्विवेलेंट, फेराडेज कांस्टेंट।
कॉपी करो फिर इसके आगे बताता हूँ। देखो, डेल्टा जी is an extensive property and all extensive property are additive in nature. सिर्फ ये नहीं, सारी ही extensive property additive nature की होती हैं। EMF is an intensive property and it is non-additive in nature. All intensive properties are non-additive in nature. थोड़ा सा thermodynamics का यूज है जो मैं explain कर देता हूँ वापस से। Extensive and intensive, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जिस रूम में हम बैठे हैं उस रूम में कुछ एयर है, एयर का मास यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके टोटल मास वी कैन कैलकुलेट बाय एडिशन ऑफ इंडिविजुअल मास। यहाँ पे जितने एयर का मास है, यहाँ पर जितना है, ऐसे सब जगह पार्ट में डिवाइड किया और एड अप कर दिया। तो जो मास है, जो वेट है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तुम थोड़ा थोड़ा अलग अलग पार्ट में ऐड करके टोटल मास ला सकते हो। एडिटिव, ऐड करके टोटल मिलना एडिटिव हो गया। अब आते हैं हम एक और एग्जांपल पे आते हैं। जिस रूम में हम बैठे हैं उस रूम में कुछ प्रेशर है गैस का, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर। क्या टोटल प्रेशर ये होगा? सारे प्रेशर को ऐड कर दो, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है। यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 180 है, पूरे रूम का भी 180 है। तो प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो एडिटिव नेचर की हम नहीं। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? तो बेसिकली एडिटिव एंड नॉन एडिटिव मतलब छोटे छोटे पार्ट को ऐड करके टोटल का मिलना। प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मतलब हर पॉइंट पे सेम होगा, उसमें ऐड करने जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं। या मतलब जब भी हम छोटे छोटे पार्ट को ऐड करके टोटल हमें मिल रहा है एडिटिव एक्सटेंसिव, नहीं मिल रहा है नॉन एडिटिव इंटेंसिव। इज दैट ओके? एक एग्जांपल लिया है, Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe2+ बना रहा है, Fe2+ Fe बना रहा है। दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन, ये Fe2+ कैंसिल हो गया, ये एज इट इज, ये एज इट इज। रिएक्शन इसमें Fe2+ कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पर। तो इन दिस रिएक्शन, लेट्स से दिस इज रिएक्शन 1 2 3, वी कैन राइट डेल्टा G3 नॉट इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। जब हमने दो रिएक्शन को ऐड करके थर्ड रिएक्शन पे गए, you can directly add their delta G to get overall delta G of the reaction, but we cannot write E3 naught as E1 naught plus E2 naught. ये लिखना गलत हो जाएगा, हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया, थर्ड रिएक्शन पे आ गए तो उनके ईएमएफ ऐड होके थर्ड रिएक्शन का ईएमएफ दे देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। बाय चांस किसी किसी केस में वो फिट हो जाता है, बट दिस इज प्रैक्टिकली और वी कैन से थ्योरेटिकली बोथ आर नॉट करेक्ट। कुछ केसेस में फिट हो जाएंगे वैल्यूज, बट हमेशा ये सही होगा ऐसा नहीं है, लॉजिकली ये गलत है। तो क्वेश्चन आता है फिर कैसे रिलेट करें हम ईएमएफ को? चलो, ये डेल्टा जी है, एडिटिव है, इसको हम यूज कर लेते हैं। डेल्टा जी का फॉर्मूला है हमारे पास NFE, डेल्टा G3 माइनस N3 FE3
माइनस NF N1 N2 N3 F कैंसिल कर दो हर जगह, माइनस साइन कैंसिल कर दो, N3 E3 ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। अब इस केस के लिए N1 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो E3 E1 प्लस 2E2 अपॉन 3। N1 is 1, N2 is 2, N3 is 3. Number of moles of electron transferred. In order to balance this reaction, 1 mole of electron is transferred, here 2 moles of electron transferred, here 3 moles of electron are transferred. जो n था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, वो यही होता है ना। तो फाइनल आंसर हमारे पास E1 E2 E3 को डिलीट करने के लिए यह हो जाएगा। क्या इतना समझ में आ रहा है? तनिष्क, तन्मय, स्वयं प्रकाश, हाँ सर। Yes, sir. श्रेयस, Yes, sir. नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड कि तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट होना चाहिए था जब मैंने सब कुछ बताया है। कंफ्यूजन ये क्रिएट होना चाहिए था। अब तक हमने जो किया है, हमने रिएक्शन लिखा था Zn इस रिएक्शन में बेसिकली देखना, मैं लिखता हूं वापस से यहां पर, सर फर्स्ट रिएक्शन लिखा, सेकंड रिएक्शन लिखा और इन दोनों को ऐड कर दिया था हमने, जो किया भी था एक एग्जांपल में वोल्टाइक सेल का जो लिया गया था, और मैंने इसका ईएमएफ लिख दिया था EOP ऑफ A0 प्लस ERP ऑफ कैथोड। मतलब ऑक्सीडेशन के सामने E लिखा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहा होगा, रिडक्शन रिएक्शन के सामने E लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल रहा होगा। तो वहां पर तो हमने लिख दिया था E3 इक्वल टू E1 प्लस E2, मतलब EMF ऑफ सेल इज ERP ऑफ दिस प्लस EOP ऑफ दिस। तो वो बताते भी आ रहा हूँ, इवन आज भी बताया। तो फिर हमने वहां पे कैसे लिख दिया था जब वो एडिटिव नहीं था? दो रिएक्शन को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन मिल रहा है, हम उनके ईएमएफ तो डायरेक्टली लिख रहे हैं। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो नहीं आना चाहिए ऐसा, बट एक्चुअली ये जो मैंने डायरेक्ट बताया था वहां पर जस्ट फर्स्ट सेकंड लेक्चर था, हम इतने डेप्थ में नहीं गए थे, इसलिए डायरेक्ट बता दिया था। क्लियर? एट द एंड हमें करना यही होता है, बट फॉर this example at the end of the day we get such kind of relation to n1 n2 n3 रखोगे भी ना तब भी यही आएगा। रख के देख लेते हैं, चलो हम n3 2 electrons are transferred from zinc to copper। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, n3 आ गया 2 2e3, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2, तो n1 n2 n3 तीनों इक्वल आ रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए वो e3 e1 प्लस e2 आ गया था वहां। क्लियर? तो क्वेश्चन आता है कब कैंसिल होंगे कब नहीं होंगे? जहां पर भी हम दो रिएक्शन को ऐड करके इफ वी आर गेटिंग बैलेंस्ड रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन हमें बैलेंस्ड रिएक्शन मिल रहा है, तो हर केस में वो कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो इनको तो बैलेंस करना ही होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को into 2 into 3 वो सब कुछ करके बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो व्हेन on addition of two reaction, if we are getting overall reaction, this is not a half reaction, oxidation half है, reduction half है, overall reaction है,
इसमें इलेक्ट्रॉन ना रिएक्टेंट में आ रहे हैं ना प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो जब भी ऐसा होता है, इसको सॉल्व करने के बाद भी हमारा फाइनल आंसर ऐसा ही आएगा कि n कैंसिल हो जाएंगे, n1 n2 n3 सेम हो जाएंगे, बैलेंस्ड है। तभी तो बैलेंस का मतलब ही यही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस की तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो लास्ट एग्जांपल था आयरन का, तुम देखोगे रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3, 1 और 2 को ऐड करने के बाद थर्ड रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, उसमें भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब वो हाफ रिएक्शन है अभी भी। So on addition of two half reaction, first case you are getting another half reaction, second case you are getting balanced reaction. Another half reaction आया तो ये applicable होगा, balance reaction आया तब भी applicable होगा, but by chance solve करने के बाद वो ऐसा ही आएगा, E3 will be equal to E1 plus E2. solve करने के बाद वो यही आएगा। तो हम डायरेक्ट ये भी रिपोर्ट कर सकते हैं जो किया था मैंने अब तक। क्या समझ में आ रहा है जितना मैं बता रहा हूँ? ये दो रिएक्शन को ऐड किया, थर्ड रिएक्शन मिला, दोनों की ईएमएफ एडिटिव नहीं है, स्टिल हमने अब तक E1 plus E2 लिखा है। उसका रीजन ये है N1 N2 N3 कैंसिल हो जाते हैं, बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन का मतलब ही यही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बैलेंस करना। क्लियर है? साक्षी, साई, रिया, ऋतुजित, प्रतीक, क्लियर है इतना? हाँ सर क्लियर है। लिखा देता हूं जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो भी। सर बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है। जैसे सर पता नहीं बच्चों की आवाज आ रही है लगता है। क्या अभी कम हुई आवाज? वो विंडो के बाहर से आ रही है, मतलब अब नीचे बच्चे कुछ कर रहे हैं तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी कम हुई या नहीं हुई? विंडो मैंने वैसे बंद कर दी है। हाँ सर हुई हुई। On addition of two half reaction, if we are getting another half reaction, then this is applicable. On addition of two half reaction, if we are getting balanced reaction, then N1, N2, N3 are equal and that will cancel out.
क्वेश्चन है इफ Cu2 plus 2 electron EMF is plus 0.34 volt, then determine EMF for the second reaction. 2 times of Cu2 plus 4 electron giving 2 Cu. EMF एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करती, चाहे रूम ले लो चाहे पूरा एटमॉस्फेयर ले लो, प्रेशर तो 1 atm रहना ही है। तो आंसर तो मैं एकदम फास्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका 0.34 है तो इसका कितना होगा, 0.34 ही होगा। कुछ बच्चों ने आंसर दिया भी है। इंटेंसिव है, तुम 2 का मल्टीप्लाई करो चाहे 200 का मल्टीप्लाई करो, EMF विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन आता है क्या हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, ऐसा रहेगा? चलो वो भी करके देख लेते हैं मैथमेटिकली। डेल्टा G1 डेल्टा G2 नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G1 नॉट। इसके लिए डेल्टा G1 लिखा, इसके लिए डेल्टा G2। क्लियर? ये तो डेफिनेट है, यदि रिएक्शन को हम डबल परफॉर्म कर रहे हैं तो जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो डबल एनर्जी इन्वॉल्व होगा। तुमने पहले 1 मोल को 1 मोल में कन्वर्ट किया Cu2 plus to Cu में, here you are converting 2 moles of Cu2 plus into Cu, so the energy involved will be double। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसे डबल किया, ये भी डबल हो गया। डेल्टा G2 को लिखो माइनस N2 E2 नॉट माइनस N1 F कैंसल, माइनस कैंसल। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं सेकंड रिएक्शन में? 4। N2 is 4 रख दो यहाँ पर, 2 एज इट इज। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन में? 2। ये 2 इंटू 2 4 कैंसल। उसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया है हमने। Is that okay? अनुराग, आकाश, अपूर्व, क्लियर है इतना? क्लियर है सर। चलो होमवर्क मैं तुम्हें ग्रुप पे ही पोस्ट करता हूँ, क्या रहेगा। लेक्चर में भी खत्म कर रहा हूँ। थ्योरी हमने आज काफी कुछ कंटेंट कवर किया है, स्पेशली कॉन्सेप्चुअल पार्ट, और नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स में न्यूमेरिकल पे काफी कुछ आएंगे ना। विद बेसिक मतलब बेसिकली आज से अच्छे से स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो लेक्चर नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज करना ताकि नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक है।